बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम 7 से 8 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान किरण नाज। इस स्पेशल शो की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ आपको मिलेगी हर वो खबर, चाहे बात हो सियासत के मैदान की या खबर वो जो हम भूल गए हैं या वो सर्द खाने की नज़र हो गई है, लेकिन समा इस प्रोग्राम में वो खबर आपके सामने लाएगा। हर उस खबर जिस पर शायद मिट्टी डाल दी गई है, उस खबर को हम निकालेंगे और ढूंढेंगे कि आखिर उसका फैसला हुआ क्या है। इसके साथ साथ सिर्फ यही कुछ नहीं होगा इस प्रोग्राम में, बल्कि सितारे और उनकी बातें और ऐसी बातें जो शायद मैं और आप नहीं जानते हैं, इदारे और शख्सियात जिनका एक और रुख भी है, उस रुख पर भी हम बात करेंगे। ये तमाम बातें इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हम कैसे समा की स्क्रीन पर आ सकते हैं, तो इस प्रोग्राम में हम आपको वो तरीक़ाकार भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। Those who are for the motion may say ayes. Those who are against may say no. Ayes have it, and the bill is passed into law. नैब के लिए सिंध के दरवाजे बंद। सूबाई असेंबली ने नैब ऑर्डिनेंस को मनसूख करने का बिल मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन ने एहतजाजन बिल की कॉपियां फाड़ दी। खुर्शीद शाह का मुस्तकबिल खतरे में है। करप्शन में मुलव्वस वजीर को ताज पहनाया जा रहा है। ख्वाजा इजहार फट पड़े। ड्राइविंग लाइसेंस था न, ब्रेक लगाने की कोशिश की गई। अब्दुल मजीद अचकजई दहशतगर्दी के मुकदमे में भी मतलूब है। आईजी बलूचिस्तान ने ट्रैफिक सार्जेंट को कुचलने वाले रुकने सूबाई असेंबली का कच्चा चट्ठा सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। मुलजिम 5 जुलाई तक पुलिस की हिरासत में रहेगा। 100 मरतबा बुलाएं मगर जुर्म तो बताएं। वजीर आजम के छोटे साहबजादे की JIT में पेशी, तीसरी पेशी। इसके बाद गुफ्तगू। कहते हैं केस पहले खत्म हो चुका, तफ्तीश अब हो रही है। तफ्तीशी टीम पर समन का जुमा बाजार लगाने का इल्जाम। बोले दादी रह गई हैं, उन्हें भी बुला लें। एक दिन में दूसरी बड़ी पेशी। इसहाक डार से JIT में 45 मिनट तक सवाल जवाब हुए। वजीर खजाना मरियम नवाज की तलबी पर बरहम। समन वापस लेकर सवालनामा भेजने का मुतालबा। कहते हैं जज के बेटे के लिए एक और हमारे लिए दूसरा कानून। अपने बयान हलफी को कचरा करार दे दिया। इमरान खान के खिलाफ लफ्जी जंग छेड़ दी। अपने गिरबान में झांक तो तुम्हें नजर आएगा कि कैलिफोर्निया का केस काफी है तुम्हारे लिए। आप आज भी झूठे हैं, आप आज भी जाहिल हैं, अब आज भी जवारिये हैं, अब आज भी बुज़दिल हैं, आज आप भी टैक्स चोर हैं और आज आप भी फतरे का सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में। इसहाक डार की गुफ्तगू नॉर्मल नहीं थी। वजीर आजम जहनी दबाव का शिकार हैं। छुट्टियां लेकर आराम करें। PTI तर्जुमान फवाद चौधरी का मशवरा। कहते हैं नवाज शरीफ ने बच्चों के नाम पर काला धन बनाया। लूट मार करने वाले अब एहतसाब पर शोर मचा रहे हैं। जफर हिजाजी का खदशा दुरुस्त साबित हुआ। SECP के डायरेक्टर ने रिकॉर्ड तब्दील करने का मलबा बॉस के सर डाल दिया। चेयरमैन सच्चे हैं या माहीन फातिमा? FIA की तफ्तीश जारी। कायदे तहरीक के बाद एक और चीज ने जन्म ले लिया है, वो है बाबाए महाजिर कौम। अल्लाह अकबर। कायदे तहरीक नहीं समझ रहा हमसे। अगर भाई ये बाबाए कौम है ना, मैं अपने आप को महाजिर होने से दस्तबरदार करता हूँ। टिका के बेगैरत है भैया। फारूक सत्तार की शक्ल में मुत्तहिदा कायद को जिंदा रखने का तजर्बा किया गया। शोहदा कब्रिस्तान पर लंदन से फोन करके कब्जा कराया गया। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहमान मलिक और मुत्तहिदा कायद को पक्का दोस्त करार दे दिया। कहते हैं हुक्मरान बैड गवर्नेंस से दहशत गर्द पैदा कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी सरे फहरिस्त करार। शिकारपुर में जतोई कबीले के 2 गिरोहों में खूनी तसादुम। फायरिंग के तबादले में 12 अफराद हलाक, 20 जख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी बख्तर बंद गाड़ी समेत पहुंच गई। कबाइलियों के मैदान जंग से समा की बराह रास्त कवरेज। जान छूटी सो लाखों पाए। चूहे और बिच्छुओं से जमशेद दस्ती को बिलाखिर खुलासे मिल ही गई। 28 दिन बाद जेल से रिहा। हामियों ने भरपूर इस्तकबाल किया। रुकने कौमी असेंबली काफिले के हमला सरगोदा से मुजफ्फरगढ़ रवाना हुए।
और कराची के कई इलाकों में बारिश का पानी 6 रोज बाद भी नहीं निकाला जा सका। सुरजानी टाउन में नाले की सफाई के दौरान गैस लाइन फट गई, प्रेशर से पानी उबलने लगा। मिल्लत टाउन वाली जान भी न छूटी। इंतजामिया को तो होश आ गया, मगर इतने बड़े इलाके से पानी निकालने के लिए सिर्फ एक मशीन भेजी। और नए दिन का आगाज समा के मॉर्निंग न्यूज शो नया दिन के साथ खबरों, तबसरों और तज्जियों का मुनफरिद अंदाज। प्यारे पाकिस्तान के प्यारे प्यारे रंग समा छोटू रंग जमाएगा। प्रोग्राम पीर से जुमा सुबह 7 से 9 बजे नश्र किया जाएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं नाज़रीन, और प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बात करते हैं पनामा के हंगामे की। जी हाँ, पनामा JIT की तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। आज वज़ीर आज़म के साहबजादे हसन नवाज की उस्मान भाई टाइटल से लेके आओ, टाइटल से। और मैं क्या कह रहे हैं? ठीक है। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे और कुछ हुक्मरानों की और सियासी मामलात की बात करेंगे। तो आज हमने ज़रा देखा कि हुक्मरान पूरा पाकिस्तान दहशतगर्द बना रहे हैं। ऐसा कमेंट मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से सामने आया है। कहते हैं कि फारूक सत्तार की शक्ल में मुत्तहिदा कायद को जिंदा रखने का तजर्बा किया गया है। जरदारी साहब से बड़ा दहशतगर्द बनाने वाला कोई नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से सिर्फ इतना ही नहीं कहा गया, उन्होंने मजीद भी कुछ कहा। क्या कहा आपको सुनवाते हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मैं ये मुतालबा करता हूँ, रद्दुल फसाद जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो, और उससे पहले वो जो ज़रबे अल्फ चल रहा था, ये बंद कर दें। पाक फौज, ये जवान कुर्बानी दे रहे हैं, आपके अफसरान कुर्बानियां दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। इस मुल्क के हुक्मरानों ने पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को दहशतगर्द बनाने का फैसला कर लिया। 22 अगस्त को जिस दिन अल्ताफ हुसैन डेड हो गया था, अल्ताफ हुसैन की सियासत दफन हो गई थी, इन लोगों ने भी ये अहम पाकिस्तान बनाने का तजुर्बा किया है। एस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के उन लोगों को का थैंक यू आपके तजुर्बे करने का। ये अल्ताफ हुसैन के दोबारा पाकिस्तान को गाली बकने का क्रेडिट, दोबारा जिंदा होने का क्रेडिट ये उनको जाता है। मुहाजिरों को तुम्हें होश करना है, अल्ताफ हुसैन तुम्हें फिर बेच रहा है। अगर भाई ये बाबा कहो ना, मैं अपने आप को मुहाजिर होने से दस्तबरदार करता हूँ। आगे बेगैरत है भैया, इसको जब तक डोज ना दो ये अपनी औकात भूलता रहता है। इसको जब तक डोज ना दो उसको खुराक चाहिए हो। रहमान मलिक चड्डी फ्रेंड है आपस में, रहमान मलिक और अल्ताफ हुसैन आपस में चड्डी फ्रेंड है, जिगरी दोस्त। वो जरदारी से उतनी वफादारी ना करे रहमान मलिक जो 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 अल्ताफ हुसैन से वफादारी करता था। मुहाजिरों का ऑब्सेशन है MK और अल्ताफ हुसैन के नाम पर। ये अल्ताफ हुसैन अगर इंडिया के टैंक पर भी बैठकर आ जाएगा तो ये मुहाजिर इसको छोड़ेगा नहीं। ये गवर्नर ये लॉलीपॉप देता था एस्टेब्लिशमेंट को। एस्टेब्लिशमेंट के जब क्या करें तो गवर्नर कहता था इसको मैनेज करने की जरूरत है, उस मैनेज करने के लिए मेरा गवर्नर रहना जरूरी है। और अल्ताफ हुसैन को क्या कहता था? अल्ताफ हुसैन को कहता था भाई एस्टेब्लिशमेंट आपके बड़े खिलाफ है। अल्ताफ हुसैन को भी चूना लगा रहा है,
और इधर इस्टेब्लिशमेंट को भी चूना लगा रहा है। नदीम नुसरत पे मैं 1 मिनट की बात करूँ, इस आदमी की बेगैरती का पाकिस्तान या दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी जो मुकाबला कर सकता है, मैं तो भाई हार मानता हूँ। सेगमेंट सर्द खाना की जाने बढ़ते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि हर वो खबर जो शायद भुला दी गई हो, जिसमें मिट्टी डाल दी गई हो, समा इस वक्त हर वो खबर उठाएगा, हर वो खबर निकालेगा और हम सवाल करेंगे, हम पूछेंगे कि आखिर उसका हुआ क्या। तो आपको याद दिलाएं कि 27 अप्रैल 2016 को कराची के इलाके मोमिनाबाद में गैरत के नाम पर एक भाई ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया था। अब ये मुकदमा पहुंचा कहां तक, इस हयात का हुआ क्या, इरफानुल हक ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, देख लीजिए। गैरत के नाम पर बहन का कत्ल। 27 अप्रैल 2016 को कराची के इलाके मोमिनाबाद में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। हयात खान ने बहन को शक की बुनियाद पर कत्ल कर दिया था। उस लड़की बेचारी का कोई कसूर भी नहीं था, सिर्फ इतना कसूर था कि उसने मोबाइल फ़ोन पे वो अल्लाह आलम किससे बात करे, भाई ने सिर्फ होगा कि फ़ोन पे बात क्यों कर रहे हो, किससे कर, उससे बोला आप कौन हो पूछने वाला, मैं अपने अब्बा को बता दूंगा, बस इसी बात पे चोरी उठा ली। मुकदमे में 18 गवाहों के नाम शामिल। 7 गवाहों ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अपने बयान में बताया, मुलजिम ने अदालत में कत्ल का एतराफ़ कर लिया। हयात खान का कहना है बहन सुमेरा किसी से फोन पर बात करती थी, मना करने के बावजूद ना मानी तो उसे कत्ल कर दिया। अदालत में पुलिस एहलकारों इमरान, यार मोहम्मद, गुल हैदर, नजमुद्दीन और MLO डॉक्टर रोहिना ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। जुलाई के दूसरे हफ्ते में मुकदमे की मजीद समाअत होगी। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मजीद 11 गवाहों का बयान भी जल्द कलमबंद हो जाएगा। चालान में मकतूला सुमेरा के वालिद इनायतुल्लाह को बेगुनाह करार दिया गया था। इरफानुल हक, समा, कराची। इसके साथ साथ आपको याद दिलाएं और आपको याद होगा भी कि MKM के मरकज़ 90 पर छापा मारा गया था, जिसे शायद 2.25 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, इसके लिए रिपोर्ट देखिए। मुत्तहदा के मरकज़ 90 पर रेंजर्स का तारीखी छापा, बड़ी तादाद में असलहा बरामद। 2.25 साल गुजरने के बावजूद मुकदमे का ऊंट किसी करवट न बैठ सका। कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए मुकदमे में मुलजिमान पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद की जा चुकी, मगर तरमीमी फर्द जुर्म के बाद किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। छापे में मतलूब दहशतगर्दों समेत 26 मुलजिमान गिरफ्तार हुए। मुकदमा मुसलसल तारीखों की नजर होता रहा। गिरफ्तार मुलजिमान में वली बाबर कत्ल केस के मुजरिम फैसल मोटा, दर्जनों मुकदमात में मुलविस उबैद टेटू, फरहान मुल्ला, नादिर शाह, आमिर सरफटा, शकील बनारसी और दीगर भी शामिल। वकला की दरख्वास्त पर तमाम मुलजिमान के खिलाफ धमाका खेज मवाद और गैर कानूनी असलहा रखने के मुकदमात को यकजा करके तरमीमी फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई। मुलजिमान के सेहत जुर्म से इनकार पर अदालत ने गवाहों को तलब कर लिया। मुकदमे की आइंदा समाअत 15 जुलाई को होगी। इरफानुल हक, समा, कराची। सेगमेंट 7 रिपोर्टर 7 कहानियां की जाने बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल रशीद। उनसे जान लेते हैं कि उनके पास क्या स्टोरी है। सुहेल, बताइएगा आपके पास आज क्या स्टोरी है? देखिए, आज JIT का अहम इजलास था जिसमें JIT के सामने 2 बड़ी अहम पेशी हुई है। पहले वज़ीर-ए-आज़म के छोटे साहबजादे हसन नवाज़ पेश हुए थे दिन 11 बजे। उनकी तीसरी और मुमकिन तौर पर आखिरी पेशी के सामने 2.25 घंटे तक उन्होंने JIT के सवालों का सामना किया और उसके बाद जब वो वापस बाहर आए तो आज पहली बार हमने देखा कि उनका कुछ अंदाज बदला था। जारहाना रवैया उन्होंने अपनाया और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने JIT के तरीक़ाकार और दियार पर भी सवालात उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो 3 बार यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें ये नहीं बताया जा रहा कि उन पर इल्ज़ाम क्या है और उनका कसूर क्या है। ये उनका पहला जो है एतराज़ आज नहीं था। आज उनके साथ आसिफ किरमानी आए थे, नून लीग के रहनुमा। उनकी जानिब से भी JIT के जो दायरा इख्तियार है उस पर सवालात उठाए गए थे। उनका ये कहना था कि बात लंदन फ्लैट्स की हो रही थी, लेकिन हुदैबिया मिल्स को क्यों, उसकी खोज क्यों की जा रही है और लंदन में जो एक फर्म हायर की है JIT ने, उन्होंने ये बताया, उनका दावा था कि JIT की जानिब से एक फार्म हायर की गई है जो डॉक्यूमेंट्स नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए थे पनामा लीक्स की समाअत के दौरान। तो उनकी जो अटेस्टेशन है, उसकी जो वेरिफिकेशन है, वो उस फार्म के जरिए करवाई जा रही है। ये 2 एतराज़ात उठाए गए हैं नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से, आसिफ किरमानी और हसन नवाज़। जब ये पेशी खत्म हुई तो उसके बाद आज वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार भी पहली बार पहुँचे थे JIT के सामने और बड़ा जिक्र किया जाता रहा है कि इसाक डार आएंगे,
और शायद एक तवील पेशी उनकी होगी, लेकिन हमने देखा कि आज तक की जितनी भी आज तक की कार्रवाई होती रही है JIT की, उसकी सबसे मुख्तसर तरीन पेशी आज देखने में आई है इसाक डार की। 3 बजे वो पहुंचे थे, 15 मिनट तक वो वेटिंग रूम में रहे और उसके बाद 25 से 30 मिनट वो रहे हैं JIT के सामने, जिसके बाद वो वापस बाहर आ गए और मीडिया से गुफ्तगू करते रहे। इसाक डार ने 2 टोक अल्फाज में जो उनका बयान हल्फी था उसको अपना मानने से ही इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि वो हैंड राइटिंग भी उनकी नहीं है, उस पर उन्होंने दस्तखत सिर्फ अपनी लीगल टीम के मशवरे से किए थे और उनके कहने पर किए थे और इंतहाई जो उनके हालात जो थे उस वक्त उन्होंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया था। आपने जो उसके जो बयान अल्फी था उससे वो साफ मुकर गए और वो वहाँ पर तनकीद करते रहे PTI के चेयरमैन इमरान खान पर भी, और उन्होंने भी एतराज़ात उठाए JIT के तरीक़ाकार पर। आज जो तीनों रहनुमाओं की जानिब से एक कॉमन चीज़ देखने में हमें आई कि JIT के तरीक़ाकार पर एतराज़ात उठाए जाते रहे। इसाक डार का ये कहना था कि अरसलान इफ्तिखार के वक्त जो उनके केस में जो JIT बनी थी उसकी जानिब से जो सवालनामा है वो पहले भेजा जाता था और इस बार जो है वो समन जारी किए जा रहे हैं। मरियम नवाज को बुलाया जा रहा है, इस पर उन्होंने गर्मा-गर्मी रही है आज की पेशी के दौरान। हमारे साथ मौजूद हैं फ़खरुर रहमान। फ़खर, आप क्या खबर दे रहे हैं? फ़खरुर रहमान सुन सकते हैं मुझे? तो बताइए क्या खबर दे रहे हैं आप? डॉक्टर इजाज़ी जो हैं वो ज़फ़रुल हक, माफ़ कीजिएगा, इसाक डार के बहुत पुराने दोस्त हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं। दिसंबर 19 2014 को ये बतौर चेयरमैन SCCP तैनात हुए थे। उसके बाद इनकी तकर्री जो थी वो फरवरी 2017 में हाई कोर्ट चैलेंज भी हुई। रूल्स को रिलैक्स कर इनको चेयरमैन लगाया गया था और सिर्फ उसकी बुनियादी अहलियत जो थी वो ये थी कि ये इसाक डार के पुराने दोस्त भी हैं, उनके कारोबारी मामलात को भी देखते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में भी ये इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं और इनको यहाँ पर इसलिए लगाया गया था कि जो JIT को दस्तावेज़ात मतलूब होंगे वो पहले इनको दिखाए जाएंगे और इन्होंने इस हवाले से एक इंटरनल ऑर्डर भी जारी किया था कि कोई भी SCCP का ऑफिशियल JIT को डॉक्यूमेंट्स देने से पहले इनको दिखाएगा, इनकी मंजूरी लेगा। मैं आपको ये भी बता चलूँ कि FBR ने कुछ अरसे कबल जब इनसे ऑफशोर कंपनीज़ के हवाले से रिकॉर्ड मांगा था तो उस वक्त भी वो रिकॉर्ड ज़ाया कर दिया गया था और फिर FBR ने एक प्राइवेट फर्म को हायर करके वो इनके SCCP के सर्वर से वो रिकॉर्ड जो था वो रिट्रीव किया था। तो ये डॉक्टर इजाज़ी जो हैं ये ना सिर्फ इसाक डार के करीबी दोस्त हैं बल्कि इस तमाम मामलात में जिसकी तहकीकात JIT कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने जब पनामा केस में फैसला दिया और JIT तश्कील दी तो उसके अंदर जो रोड़े अटकाए जा रहे थे वो बराह रास्त इनकी जानिब से ये सारे काम थे। फ़खर, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं खालिद अजीम साहब भी। खालिद अजीम साहब की जानिब चलते हैं। खालिद साहब, आसिफ करमानी कहते हैं कि अगर JIT कतर ना गई तो रिपोर्ट ही मुस्तरद कर देंगे, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग की रहनुमाओं का जो हम रवैया देखते हैं वो बड़ा जारहाना हो रहा है। मामला जा किस जानिब रहा है? देखिए, एक तो बुनियादी बात सामने रहनी चाहिए कि रिपोर्ट किसने कबूल करनी है, किसने मुस्तरद करनी है, इसका इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के और किसी को नहीं। अगर आप उससे कोई सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं ज़रूर उठाइए, और जो लबो ले जाए इस वक्त हुक्मरान जमात के लोगों का है वो यही लग रहा है कि वो पब्लिक को एड्रेस करते हुए इन तमाम चीज़ों को एक पॉलिटिकल गेन के लिए यूज़ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वाहिद अथॉरिटी है जो इस बात का फैसला करेगी कि JIT की कोई रिपोर्ट जो है कबूल की जाती है या नहीं। कतरी का मामला, चूँकि कतरी को खुद आप लेके आए, आप कतरी को प्रोड्यूस करें। आपने एक मौक़िफ़ जो इख्तियार किया, बल्कि ये कहा जा सकता है कि लंदन फ्लैट्स के हवाले से जो मनी ट्रेल है उसमें आपने बुनियादी जो किरदार रखा है वो है ही कतरी का। वो आए, आपकी शहादत दे, आपको विंडिकेट करवाए, ये इसको लेके आना शरीफ फैमिली की जिम्मेदारी है। वो अगर वो नहीं आ रहा तो उसके बाद JIT जो है वो अपनी सोच के मुताबिक ये देखेगी कि उसका जो ख़त है उसको बतौर एविडेंस कितना कबूल किया जा सकता है, ये कितना नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है इसका सवाल जो है वो इस सवाल का जवाब शेख अजमत सईद जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो दे चुके हैं कि अगर कतरी पेश नहीं होता तो उसका ख़त जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंका जा सकता है। आज जो इम्पोर्टेंट बात आसिफ करमानी ने कही है उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, और वो ये है कि उन्होंने एतराज़ किया कि JIT ने लंदन में एक लीगल फर्म जो है वो क्यों हायर की है। हालांकि इसका इख्तियार जो है वो जो 7 मई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें दिया गया था कि वो एक्सपर्ट्स भी हायर कर सकते हैं, वो जो कानूनी माहिरीन की मदद भी उसमें ले सकते हैं, वो मुख्तलिफ फील्ड के जो माहिरीन हैं उनको कोई भी जिम्मेदारी दे सकते हैं। उसी के तहत आज ये कहा जा सकता है जो इंकशाफ हुआ है कि JIT ने कोई एक फर्म हायर की है लंदन में। यकीनी बात है ये सारे का सारा मामला लंदन में चल रहा है। रजिस्ट्रेशन चाहे वो ऑफशोर कंपनियों की है
या उन फ्लैट्स की खरीदारी का मामला है या बैंक ट्रांजैक्शन है, वो सारी की सारी लंदन में हुई। और इसके लिए उसकी तय तक पहुंचने के लिए यकीनी बात है कि उनको ज़रूरत थी कि वो वहाँ पे कानूनी माहिरीन को हायर करें, और वो JIT ने किया। और मेरा ख्याल है ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इल्म में लाए भी होंगे। वहाँ पे अगर कोई एतराज़ नहीं होता तो आसिफ किरमानी साहब का एतराज़ जो है वो बिल्कुल कोई मानी नहीं रखेगा। लेकिन इससे ये लगता है कि शायद शरीफ फैमिली और हुकूमत जो है वो परेशान है इस मामले पे कि वो जो कानूनी माहिरीन है वो कोई ऐसे सबूत इकट्ठे न करें। खालिद अजीम साहब एक अहम खबर और उस पर अहम तज्जिया भी आपका आ गया। रियाज अहमद भी हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। रियाज, आप बताइएगा आप क्या खबर देने जा रहे हैं अहम खबर नाजरीन को? जी, ऐसा है कि रेमंड डेविस की जो किताब आई है उसने पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल मचा दी है, और इस हलचल की असल हकीकत जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असद मंजूर भट्ट। ये वो वकील हैं जो रेमंड डेविस ने जिन दो नौजवानों को, फैजान और फ़हीम को करतबा चौक में कत्ल किया था, तो ये उस केस की पैरवी कर रहे थे। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जब दियत की रकम दी गई वो वहाँ पर मौजूद थे, क्या लवाकिन वो राजी थे दियत की रकम लेने, और ये भी बता दीजिएगा कि आखिरी जो हेयरिंग हुई थी वो भी इसमें मौजूद थे कि नहीं। असद साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बता दीजिएगा कि जो रेमंड डेविस जब रिहा हुआ, आखिरी हेयरिंग हुई, उस वक्त जब दियत की रकम दी गई तो आप उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैंने पूरा केस लड़ा और सबसे पहला इसका इशू ये था कि ये कह रहे थे कि हमें डिप्लोमेटिक कवर हासिल है। जिस दिन वो दरख्वास्त खारिज हुई है उसके बाद इनका पूरा जोर पड़ गया कि इसको जो है खून बहा के मामले में ले जाया जाए। जब मेरे तक ये बात आई तो मेरे क्लाइंट्स में से कम 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा जी हमने मर जाना है, हमने दियत की मामले में नहीं आना। लिहाजा मैंने इनको रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई ये तो कानूनी और शरई मामला है कि एक भी अगर कानूनी वारस ना इनकार कर दे तो ये नहीं हो सकती। लेकिन इनकी ख्वाहिश थी कि बाई हुक और बाई क्रुक किया जाए, तो आई रिफ्यूज़ड। उस पर फिर ये हुआ कि इन्होंने फिर मैनेज इस तरह से किया कि जब आखिरी हियरिंग हुई तो इन्होंने मुझे उस केस की प्रोसीडिंग में पहले तो कोर्ट प्रेमिसेस में आने दिया। जब मैं जेल की ड्यूटी तक पहुंच गया तो वहाँ पे इन्होंने मुझे बहाने से एक कमरे में बिठा दिया मेरे एसोसिएट्स में। फिर उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि मैं वहाँ से निकल ना सकूँ। इन्होंने मुझे हफ्ते बेजा में रखा और मेरी अदम मौजूदगी में मेरे क्लाइंट राइज करके उनकी मर्जी के खिलाफ इन्होंने दियत की रकम दिलवाई, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। आल्दो कि मेरी आंखों के सामने ये वाक़या नहीं हो, क्योंकि मैं तो खुद कहता कि जब तक मेरे क्लाइंट ही राजी है कैसे हो सकता है। एक बार ये हुआ। अच्छा, आखिरी जब हेयरिंग हुई तो आप उस वक्त अदालत में मौजूद थे या नहीं? अदालत चूँकि कोर्ट एक्ट जेल के अंदर थी, हाई रिस्क जेल के अंदर, उसके अंदर एक जगह है, वहाँ मुझे इन्होंने सुपरिटेंडेंट की ऑफिस की बैक साइड पे कमरा है, वहाँ पे डिटेन किया हुआ। आप कितने घंटे डिटेन रहे? तकरीबन 10:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मुझे डिटेन रखा। तो दियत की रकम आपके सामने दी गई या नहीं? ये इन्होंने उनको इवन मेरे इल्म तक कि उनको कोर्ट में भी नहीं दी, सिर्फ कोर्ट में उनसे बयान करवाए हैं कि जी हाँ जी हमें पैसे मिल गए हैं, बिकॉज वो सारे अंडर प्रेशर थे, अंडर कस्टडी थे। लिहाजा उनसे जो भी बयान ले लेते वो ले लेते, क्योंकि मेरे उनके हद तक वो राजी नहीं थे। कोर्ट में कौन कौन लोग थे, आपको इल्म है इसका? मेरे चूँकि मैं कोर्ट प्रेमिसेस में मुझे दाखिल नहीं होने दिया, जेल के अंदर ही मुझे डिटेन कर दिया गया। लेकिन जो बाद में पता चला कि जज साहब थे और वकला थे, एक वकील साहब जो उन्होंने मुझे रिप्लेस करके एजेंसियों की तरफ से पेश किए थे, वो साहब मुझे। जी, आपने सुना कि ये असद मंजूर भट्ट थे जो फैजान और फ़हीम नौजवान जो करतबा चौक में रेमंड डेविस की फायरिंग से कत्ल हुए थे, ये उनके वकील थे और उन्होंने बताया कि जब दियत की रकम बिल्कुल। और जो द कॉन्ट्रैक्टर के बाद हलचल मची है फयाज, हम भी चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो। फयाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, क्या खबर है आपके पास? जी, क्रिकेट के हवाले से हम बात करेंगे। एक तरफ तो कौमी टीम की जीत पर कौम खुशियां मना रही है, उसी खुशी को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एक इनामी रकम का ऐलान किया था। फ़िकस हर खिलाड़ी 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया था। लेकिन तारिक असद एडवोकेट ने उस ऐलान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, जिस पर आज जस्टिस आमिर फ़ारूक ने समाअत की और अदालत ने सवालात उठाए हैं। क्या वज़ीर-ए-आज़म को टैक्स के पैसों से इस तरह खिलाड़ियों को या दीगर कुछ लोगों को जो वो ऐलान करते हैं रकम देने का इख्तियार है? अगर इख्तियार है तो वो किस कानून के तहत इख्तियार है और कितनी रकम देने का
इख्तियार है? ये सवालात रखे गए हैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल के सामने और उनको कल तक का वक्त दिया गया है कि कल तक आप इस पर हमें कानूनी अदालत की मुआवनत करें और हमें बताएं कि वज़ीर आज़म को किस कानून के तहत और किस इख्तियारात के तहत ये दे रहे हैं। क्योंकि एतराज़ उठाया गया था कि टैक्स के पैसों से वज़ीर आज़म रकम नहीं दे सकते। दरख्वास्त गुजार ने यह भी इस्तदा की थी कि वो ऐलान जो है वो किया गया है, जो रकम देने का उसको फिलफोर रुकवाया जाए, हदायत की जाए वज़ीर आज़म को कि वो अगर रकम देनी भी है, खर्च करनी भी है, तो जो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है उस पर खर्च की जाए। तो हमारी उसके बाद जब कानूनी माहिरीन से बात हुई, उनसे हमने जानने की कोशिश की कि क्या वज़ीर आज़म को इख्तियार है, तो ज़्यादातर माहिरीन का यही कहना था, कानूनी माहिरीन लीगल एक्सपर्ट्स ने यही कहा कि वज़ीर आज़म को इख्तियार है। वो जो रकम अदा करेंगे, क्योंकि वो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, वो समझते हैं कि यहाँ पर रकम देनी है, वो अपने बजट के मुताबिक अनाउंसमेंट कर सकते हैं, वो रकम दे भी सकते हैं। और कानून आर्टिकल 80 से 87 तक अगर आप उसको पढ़ें भी तो वहाँ पर भी अदालत को वहाँ पर भी हमें मिलता है कि वज़ीर आज़म को बिल्कुल ये इख्तियार है, वो रकम दे सकते हैं। वो रकम देने के बाद इस हवाले से, लेकिन इसकी पार्लियामेंट से सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए आइंदा माली साल में मंजूरी करवाई जाएगी। ठीक उसी तरह मंजूरी करवाई जाएगी। इमदाद फोटो सेक्टर से मौजूद है। इमदाद, आप क्या खबर दे रहे हैं सेक्टर से? जी बिल्कुल, ये हम इस वक्त शिकारपुर का जो खानपुर का एरिया है वहाँ कच्चे के एरिया में मौजूद हैं। यहाँ पर दो कबाइल जतोई बरादरी के दो, उनमें जो है वो शदीद फायरिंग का सिलसिला जो है सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और पुलिस की मुखबरी पर इन दो कबाइल में, एक बडानी एक साधु खानदानी के जो कबाइल के दरमियान जो है फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और वक्फे वक्फे से ये फायरिंग सारा दिन चलती रही और इस वक्त भी जो है ना शदीद फायरिंग यहाँ पर की जा रही है। और जो है ये एरिया नोगो एरिया बना हुआ है, यहाँ पर जो है कोई लोग नहीं जा सकते। उस फायरिंग में जो है वो 12 अफराद जो है वो इस वक्त तक जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें एक 8 साल बच्ची और एक खातून भी शामिल है, वो जाँ बहक हो चुके हैं। बड़ी तादाद में जो हलाक और जो जख्मी हैं, 20 से ज़्यादा जख्मी हैं। जख्मी और हलाक शुदगान यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक सारा दिन गुजर गया, लेकिन पुलिस या दीगर रेस्क्यू इदारे यहाँ पर नहीं पहुँचे। ना ही हलाक होने वालों की मैयतें जो है फसलों से उठाई गई हैं और ना ही जख्मियों का रेस्क्यू किया गया है ताकि इनको जो है किसी जगह पर पहुंचाया जाए ताकि जो है वो उनकी ज़िंदगी बचाई जा सके। इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। यहाँ के रहने वाले जो तोतो जतोई गाँव वाले हैं वो महसूर होकर रह गए हैं। एक तरफ जो है इस साइड पर जो है बडानी कबाइल के जो लोग हैं वो मुसल्लह अफराद बड़ी तादाद में जो है वो बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो साधु खानानी कबाइल के जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं और जो है उनके बाल बच्चे वो घरों में ही मसूद है, ना उनको खाने के लिए या दीगर चीज़ जो है वो मिल रही है। वो जो है वो इस तरह की सूरत हाल है। पुलिस बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंची तो थी तो जो है वो जतोई गांव में, लेकिन वो अंदर जाने को तैयार न हुई और टाल मटोल का सिलसिला जारी रखा उन्होंने, ताकि जो है वो क्योंकि अंदर फायरिंग हो रही थी तो उसके बाद वो पुलिस भी हट गई है और इस वक्त जो है वो शदीद फायरिंग की जा रही है। यहाँ पर जो है इंतजामिया नाम की कोई चीज़ नजर नहीं आ रही और खुद खवातीन ने जो है वो जो जख्मी और जो मैयतें हैं वो उनकी जो है वो चारपाइयों पर लाशें और जो जख्मियों को जो है वो लेकर अपने घरों कर ले आए, लेकिन इंतजामिया उनको अस्पताल भी नहीं पहुँचा सकी और वो जो खवातीन मैयतें लेकर 3 DSPs बैठे हुए थे शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट के, उनके पास आई और जो है वो पुलिस एहलकार चारपाइयाँ लगाकर और जो बिस्तर लगाकर सोते रहे असला रखकर, लेकिन जो है ऑपरेशन उन्होंने नहीं किया और उसके बाद जो है वो हाथ जोड़कर उनसे ठीक है। आप नुमाइंदेगान हमारे साथ मौजूद थे। तफसीली खबरें और अहम आज की सारा दिन की खबरें आपने दी, आप तमाम का बेहद शुक्रिया। और इस वक्त हमारे पास आ रही है अहम खबर, रुख करते हैं कराची का, जहां इलाका है सुरजानी टाउन, यहां गटर आतिश फशा की तरह उबल पड़ा है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा सुरजानी टाउन में ये क्या हुआ? जी किरण, सुरजानी टाउन सेक्टर बी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर सूरत हाल इंतहाई नागुफ्तबा है और जब से बारिश हुई है तकरीबन 6 रोज से जायद का वक्त गुजर गया और यहाँ पर जो है वो सेवरेज का पानी जो है वो सेक्टर सी को फ्लोर भी जो है वो एक तरह से पूरी तरह डूबा हुआ है सेवरेज के पानी में। यहाँ के इलाका मकीन जो है वो इंतहाई जो है मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। यहाँ के इलाका मकीनों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो हैवी मशीनरी के जरिए यहाँ पर आए थे वाटर बोर्ड का अमला, लेकिन उन्होंने उल्टा जो है इनकी मुश्किलात हल करने के बजाय इनकी मुश्किलात उस वक्त मजीद बढ़ा दी जब यहाँ पर मौजूद गैस की एक मेन लाइन को जो है वो हैवी मशीनरी के जरिए वो फाड़ दिया गया, जिसके बाद अमला यहाँ से चला गया और जब सुई सदन गैस कंपनी के अमले को जो वहाँ पर कंप्लेन की गई तो वहाँ का अमला जब यहाँ पर आया तो उसने भी जो है वो हाथ उठा लिया और उसने उस हमले का कहना था कि जब तक यहाँ से पानी खत्म नहीं होगा गैस की जो मेन लाइन है इसकी मरम्मत नहीं की जा सकेगी। लेकिन इंतहाई जो है वो इंतहाई मुश्किल हालात से यहाँ के इलाका मकीन गुजर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब
तो मजीद जो है वो खतरे की घंटी जो है वो इनके ऊपर बजने लगी है, क्योंकि जो गैस की लाइन जो फटी है यकीनन उसकी वजह से आप स्क्रीन पर मनाजिर भी देख सकते होंगे, फजाई मनाजिर भी दिखा रहे हैं हम नाज़रीन को कि किस तरह की सूरत हाल है। पानी जो है वो गैस के प्रेशर से उबल रहा है और जिसकी वजह से जो यहाँ के रिहायशी है वो भी इसको देख देख के खौफ का शिकार है। सलमान, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हैवी मशीनरी आई थी, पानी उठाने का काम किया गया था, लेकिन हम जो फजाई मनाजिर देख रहे हैं उसमें तो लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि ताज़ा बारिश हुई है, हालांकि 6 रोज गुजर गए इसको तो। बिल्कुल किरण, यहाँ से बिल्कुल यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि ऐसा लगता है कि इन्होंने एक तंजिया जो है हुकूमत पर बात की है कि इलाका मकीन कहते हैं कि लगता है ऐसा है कि सरजानी टाउन कराची का इलाका नहीं है, जो यहाँ पर जो है यहाँ के लिहाज से जो है वो सिंध हुकूमत ने भी और जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं और जो यकीनन ये जो सूरत हाल है उसकी बिना पर भी हम कह सकते हैं कि वाकई यहाँ पर जो है वो नजर नहीं डाली गई कि किस तरह की सूरत हाल से गुजरे। और बताया जाता है कि तकरीबन किरण 1400 से जायद जो है यहाँ पर मकान मौजूद हैं और बेशतर जो मकीन है वो नकल मकानी कर चुके हैं यहाँ से, जिनके करीब रिश्तेदार थे वो तो अपने रिश्तेदारों के चले गए, लेकिन जो लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते वो यहाँ पर रहने पर मजबूर हैं। कई जो घर हैं हमने देखे वो पानी में डूबे हुए हैं, उनके पानी के जो टैंक हैं वो भी जो है वो सीवरेज के पानी में भर चुके हैं, जिसकी वजह से ना ही वो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही जो गैस की लाइन फटी है उसकी वजह से ना ही वो अपने घर के बिल्कुल सलमान, ये तो देखने में बहुत खौफनाक सूरत हाल लग रही है कि गटर उबल रहा है और आसपास इतने सारे लोगों के घर मौजूद हैं। तो आप ये बताइएगा क्या लोगों ने कंप्लेन की, फिर क्यों नहीं आए इंतजामिया के लोग? और इसके साथ साथ ये बताएं, आपने सवाल किया किसी से कि अगर 6 रोज गुजर गए हैं, गटर उबल रहा है, क्यों नहीं सफाई हो रही है? देखिए किरण, अभी यहाँ पर इसके करीबी अब्दुल्ला कॉलेज के करीबी जो है वो मेयर कराची वसीम अख्तर पहुंचे थे और यहाँ के इलाका मकीनों ने जो है वो मीडिया के सामने उनसे पूछा, जब मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर रहे थे, वो इलाका मकीन से बात कर रहे थे, तो एक साहब ने यहाँ की सूरत हाल के बारे में मेयर कराची को जब कहा कि आप प्लीज जो है वो सरजानी टाउन सेक्टर 4B चलिए, तो इलाका मकीन का कहना उनका ये जवाब था कि मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगा। तो ये सूरत हाल है। मेयर कराची वसीम अख्तर जो है वो अपने इख्तियारात का ओनर होते हैं, जबकि सिंध हुकूमत जो है वो मलबा डालती है मेयर कराची पर कि वो सूरत हाल को संभालें। लेकिन मेयर कराची और ये इन दोनों की जो लड़ाई है उसमें जो पिस रहे हैं वो यकीनन आवाम है और बिलखुसूस जो हम सूरत हाल देख रहे हैं सरजानी टाउन 4B की, यकीनन ये लोग इस सूरत हाल में जो है वो खामखाई की जो है वो लड़ाई झगड़ों में जो है वो बीच में दरमियान में फंस के रह गए हैं और इनका यही कहना है कि अगर दोनों की लड़ाई है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? कम से कम बराए मेहरबानी अगर सरजानी टाउन को कराची का इलाका समझा जाता है तो यहाँ पर आकर सूरत हाल को देखा जाए और फौरी नोटिस लेते हुए इस पानी सीवरेज के पानी को जो है वो साफ किया जाए और जो गैस की लाइन जो फटी है जो यकीनन खतरे की घंटी बजा रही है, जहाँ पर जो रहने वाले इलाका मकीन है तो वो खौफ का शिकार है, उनको इस खौफनाक सूरत हाल से निकाला जाए। हमारे साथ ही रहिए फयाज। नाज़रीन को एक बार फिर बताएंगे कि ये वो शहर है, ये वो इलाका है कराची जिसे कुछ अरसे में पेरिस बन जाना था, लेकिन अभी जो हम मनाजिर देख रहे हैं उसमें तो ये कुछ वेनिस टाइप का मंजर पेश कर रहा है। अब अगर हुक्मरानों की नज़रों से ये ओझल हो गया है या इंतज़ामिया इसे देख नहीं पाए, तो समा की ये कोशिश है कि इस मंजर को हम दिखा सकें, आगे पहुंचा सकें और आवाम की परेशानी को हल कर सकें, जो सुरजानी टाउन के लोग पिछले 6 रोज़ से बर्दाश्त कर रहे हैं। और उनका बताना कुछ ऐसा है कि यहाँ पर आए हैं इंतज़ामिया के लोग, सफाई की कोशिश की है, लेकिन सफाई करने के बजाय परेशानी को मज़ीद बढ़ा दिया गया है। यानी पानी जो 6 रोज़ से यहाँ पर जमा है, इसमें मज़ीद अब गैस प्रेशर के बाइस जब ये आतिश विशा बना है तो और लोगों के लिए परेशानी का बाइस बन रहा है। फयाज, आप हमारे साथ सलमान आप मौजूद हैं और आप बता रहे हैं कि यहाँ से लोगों ने नकल मकानी भी कर ली है। बिल्कुल किरण, यहाँ पर जो है वो इलाका मकीनों ने बेशतर काफ़ी जो बड़ी तादाद में इलाका मकीन है उन्होंने अपने घर छोड़ दिए हैं, ताले लगा दिए गए हैं और ताले लगाकर जो है वो करीबी रिश्तेदारों में चला गया है। एक साहब हमें मिले थे जो कि अपने घर सिर्फ देखने आए थे, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि मैं अपने जो घर वाले हैं उनको अपने ससुराल में छोड़कर आया हूँ क्योंकि यहाँ पर ये इलाका रहने के काबिल नहीं रहा। 6 रोज़ से जो है वो हम किस तरह कसमा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। बड़ी मजबूरी की हालत में हम यहाँ से गए हैं और मैं सिर्फ घर देखने आया हूँ कि यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि हमारा घर ही ना लुट जाए, कहीं चोरी चकारी की वारदात ना हो जाए। तो लोग इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं और जो उनका यही कहना है कि अगर सरजानी टाउन को मेयर कराची और वज़ीर आला सिंध कराची का हिस्सा समझते हैं तो यहाँ पर आएँ, यहाँ की सूरत हाल देखें, किस तरह लोग जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यकीन जाने किरण, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोग अपने दरवाजे से बाहर तक नहीं आ सकते। बाहर आते हैं तो कुछ लोगों को हमने देखा कि वो बहुत ही किसी को सौदा सल्फ लाना है, किसी को नमाज़ पढ़ने जाने, तो नमाज भी हमने देखे वो भी आधे
बाकायदे पानी में जो है वो जाकर नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मजबूरी की हालत है। हमने उनसे पूछा कि ये तो नापाक पानी है, तो उनका कहना था हमारी मजबूरी है, नमाज़ तो हमें बाजमात पढ़नी है और बहुत सारे लोग घरों में नमाज़ पढ़ने पर मजबूर हैं। तो इंतहाई जो है वो मुश्किल सूरत हाल है जिसको यकीनन सलमान इस इलाके से यकीनन बल्दियाती इंतखाबात में भी नुमाइंदे मुंतखब हुए होंगे, तो वो नुमाइंदे कहाँ हैं? उनको इनकी हालत पर रहम नहीं आ रहा? देखिए किरण, यहाँ पर जो लोग हैं हमने उनसे ये सवाल भी किया था, तो उनका ये कहना है कि जो नुमाइंदे नुमाइंदे यहाँ से खड़े हुए थे जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था और कामयाबी हासिल की थी, वो यहाँ पर रहते ही नहीं है। अगर वो यहाँ रहते होते तो उनको पता होता कि किस तरह की ज़िंदगी है, क्योंकि वो जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ से पोश इलाकों में रहते हैं और जब पोश इलाकों में रहते हैं उनकी ज़िंदगी यकीनन ये लोग जानते हैं कि किस तरह की होती है। तो यकीनन एक इंतहाई अफसरदगी वाली कैफियत में है और उनका यही कहना है कि बार बार जो इलाका मकीन है उनका यही कहना हमसे कि हमें लगता है कि कराची का हिस्सा नहीं समझा था। अगर कराची का हिस्सा समझा जाता तो यहाँ की सुनी जाती और यहाँ की ये सूरत हाल जो समा नाज़रीन को दिखा रहा है यकीनन वो देखने के काबिल है। और जो मेयर कराची वसीम अख्तर अगर देख रहे होंगे ये नज़ारा और वज़ीर आला सिंध अगर ये नज़ारे देख रहे होंगे तो यकीनन बिल्कुल सलमान, और हमारी कोशिश यहाँ पर यही तो है, इन मनाज़र को दिखाने का मकसद यही तो है कि किसी तरह से ऐवानों तक पहुँचे, हुक्मरानों तक पहुँचे, वो देखें और हालत ज़ार पर जो आवाम वहाँ पर मौजूद है उन पर रहम करे। सलमान, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। और अब इस प्रोग्राम में वक्त हो गया है आम आदमी बुलेटिन का, तो जानते हैं किस इलाके से आज कौन हमारे साथ हैं और उनका मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। कराची के इलाके मलीर से मैं हूं फैसल इरशाद। मलीर पुल का एक हिस्सा तो बन गया लेकिन दूसरा हिस्सा अब तक ना बन सका। कराची का इलाका मलीर 15, जहां 4 साल से रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर ज़ेरे तामीर है। सिंध सरकार ने फ्लाईओवर की तामीर शुरू तो करवा दी, लेकिन फिर ऐसी नजरें फेरी कि शायद कोई गलती सरजद कर दी। 4 साल से जारी काम के बाइस कारोबार करना इंतहाई मुश्किल हो गया। पुल के काम जब शुरू हुआ जो हमने कारोबार बंद कर दिया। कारोबार तो देखिए, ये दुकान आपकी नज़र आ रही है, भट्टिया आपकी नज़र आ रहा है। मिट्टी की वजह से हम लोग कारोबार नहीं करते। आते हैं बंदे 4-5 महीने काम बंद रहता है, 10 दिन के लिए आते हैं। 1-2 बंदे जो भी जितना काम है थोड़ा करके चले जाते, दिखाते कि काम हो रहा है। टूटी फूटी सड़कें गुजरने वालों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। शहरी कहते हैं तामीराती काम मंसूबा बंदी से किया जाता तो आज ये फ्लाईओवर जहमत न बनता और ना ही उड़ने वाली मट्टी बीमारियों का बाइस बनती। मुल्तान की मेट्रो तो बन गई और इस ट्रेन का ट्रैक भी 70% मुकम्मल हो गया, लेकिन सिंध सरकार का एक पुल अब तक मुकम्मल ना हो सका। साईं, एक पुल का सवाल है, आखिर कब बनेगा ये पुल? आवाम ने सवाल कर दिया, जवाब तो देना होगा। और यकीनन अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम कैसे हिस्सा बने, तो तरीक़ाकार है बहुत आसान। समा की स्क्रीन पर जो नंबर्स आ रहे हैं, इस नंबर पर आपने करना है कांटेक्ट। हमारे नुमाइंदे आएंगे आपके पास, आपसे ख़बर लेंगे और फिर आप भी यहाँ पर हमारे साथ होंगे, हमारे स्टूडियो का हिस्सा होंगे। और अब ज़रा बात हो जाए ख़तरे की। जी हाँ, ज़रा संभल के रहिएगा क्योंकि ख़तरा आपके इर्द गिर्द कहीं मंडला रहा है। ख़तरे का मीज़ाइल किस पर फायर हुआ है, आइए देखते हैं। लम्हों का खेल है, हर तरफ धक्कम पेल है, घूमता पहिया घुमा के रख देता है, हर चीज पर पानी फेर देता है। कराची की शारे फैसल पर भी ट्रैफिक का यही हाल है। मुकाम है ट्रिग रोड। एयरपोर्ट और मलीर से आने वाली गाड़ियां इस मुकाम से शहर की जाने पड़ती हैं। वहीं जौहर मोड़ से आने वाले भी इसी मुकाम पर शारे फैसल से जुड़ जाते हैं। जौहर मोड़ से आने वालों को रास्ता देने के लिए दोनों जानिब का सिग्नल बंद कर दिया जाता है, मगर गाड़ियों के सवार ब्रेक लगाने पर नहीं होते तैयार। मंजर पर ध्यान दीजिए, जौहर मोड़ से आने वाला ट्रैफिक आगे बढ़ने लगा है। कानूनन मलीर से शारे फैसल जाने वालों का सिग्नल बंद हो चुका है, लेकिन कानून शिकन आगे बढ़ते जा रहे हैं। खतरे के मिसाइल का रुख टारगेट की तरफ मुड़ चुका है। इस लापरवाह मोटरसाइकिल सवार के अंदाज देखिए, अकेला नहीं है, एक खातून और नन्ही बच्ची साथ बैठी है। दाएं जानिब से सड़क में दाखिल हुआ, इसने बाएं जानिब देखना तक गवारा न किया। मोटरसाइकिल सवार मुसलसल सामने और दाएं देखे जा रहा है, जबकि उसे बाएं जानिब देखना चाहिए। वैसे इन्हीं लम्हात के लिए साइड मिरर इजाद हुए हैं, लेकिन मोटरसाइकिल सवार साइड मिरर्स लगाना अपनी और मोटरसाइकिल की तौहीन समझते हैं। दूसरी जानिब कार सवार जिसका सिग्नल बंद हो चुका है, उसने सिग्नल तोड़ा।
और फिर खतरे का मिसाइल फायर हो गया। मोटरसाइकिल सवार खानदान टक्कर लगते ही सड़क पर जा गिरा। कार सवारों ने इंसानियत का सबूत दिया। गाड़ी से निकलकर मुतासिरा खानदान की तरफ दौड़ लगाई। बच्ची को सड़क से उठाया, खौफजदा नौजवान को भी गले लगाया। और सोशल मीडिया तो जनाब आजकल हर किसी पर इतना हावी है कि आपके सामने बैठ के आपसे कोई बात कर रहा है, उस पर यकीन नहीं आता, लेकिन सोशल मीडिया पर यकीन आ जाता है। तो आज टॉप ट्रेंड क्या है, सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है, देखते हैं। सोशल मीडिया पर पनामा JIT में इसहाक डार का मामला छाया रहा। ट्विटर पाकिस्तान पर इसहाक डार, इफ मरियम इनोसेंट और हसन नवाज के टॉप ट्रेंड सारिफीन के पसंदीदा रहे। ट्विटर पर ट्रेंडिंग के लिए सियासी जमातों ने बाकायदा अपने विंग्स बनाए हुए हैं। ट्विटर के बरक्स फेसबुक पर करंट अफेयर्स से मुताल्लिका मौज़ूआत के साथ रेमंड डेविस की किताब का मामला भी सरे फहरिस्त रहा। बहुत सारी सियासी बातें हो गई, सोशल मीडिया की भी बात हो गई। ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हल्की फुल्की बातें करेंगे। आपने हमारे साथ रहना। वेलकम बैक वंस अगेन। एंटरटेनमेंट की ज़रा बात हो जाए। और जनाब ईद उल फितर पर इस बार काफ़ी मूवीज़ नुमाइश के लिए पेश की गई हैं, जिसमें पश्तो मूवीज़ भी थी, उर्दू मूवीज़ भी थी। और लेकिन हम तो देखते हैं इसे एंजॉय करने के लिए, लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं यानी जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बनाते हैं पैसा कमाने के लिए। तो इस बार ईद उल फितर पर जो मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं उस पर किस मूवी ने कितना कमाया और बॉक्स ऑफिस पर राज किसने किया है, आपको दिखाते हैं शाहजेब अहमद की रिपोर्ट में। ईद उल फितर पर पाकिस्तानी फिल्मों का सिनेमा घरों पर राज। 3 बड़े बजट की फिल्में सिनेमा घरों की जीनत बनी, जिनमें मेहरुन्निसा वी लव यू, यलगार और झोल शामिल हैं। चेयरमैन सिनेमा मैनेजमेंट एसोसिएशन कैसर सनाउल्लाह का कहना है कि मेहरुन्निसा वी लव यू और यलगार ने पहले हफ्ते में ही करोड़ों का बिजनेस कर लिया है। यलगार 16 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है, मेहरुन्निसा जो है 12 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। फिल्म बीनों की भी डबल ईद हो गई। कहते हैं पाकिस्तानी फिल्में अब किसी गैर मुल्की फिल्म से कम नहीं। हमारे यहाँ के डायरेक्टर्स वगैरह इतनी अच्छी मूवीज बना रहे हैं कि फील ही नहीं आती कि बाहर की मूवीज किधर की हैं। ईद उल अज़हा से कबल मजीद पाकिस्तानी फिल्में नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी। छोटी ईद पर पाकिस्तानी फिल्मों ने बड़ा बिजनेस किया और गैर मुल्की फिल्मों की छुट्टी करा दी। कैमरामैन जवाद याया के साथ शाहजेब अहमद, समा, लाहौर। और प्रोग्राम ऑन एयर होने से कुछ लम्हात पहले, कुछ देर पहले टीम 7 से 8 गई थी नादिया हुसैन के घर। उनसे की कुछ खट्टी मीठी बातें। उन्होंने हमें बताया कि वो किस हीरो को पसंद करती हैं और कौन से ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके साथ वो फिल्म में काम करना चाहती हैं। आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। और अभी मैं मौजूद हूँ अब वेरी गॉर्जियस नादिया हुसैन के साथ, जो बेहतरीन एंकर, टॉप मॉडल, पाकिस्तान की एक बेहतरीन माँ, और इसके साथ साथ बहुत सी खुसूसियात उनके अंदर भी मौजूद हैं और भी मौजूद हैं जो शायद लोग नहीं जानते। और आज वही खुसूसियात जानने के लिए हम नादिया के मेहमान बन गए हैं और नादिया हमारी मेहमान बन गई हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? अच्छा नादिया, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्या कर रही हैं आजकल? आजकल बहुत कुछ चल रहा है, होस्टिंग भी और शोज़ तो खैर चलती रहते हैं, और सबसे ज़्यादा फोकस है वो बिजनेस पे। अच्छा नादिया, आप मॉडल तो हैं, सब जानते हैं, होस्ट हैं, सब जानते हैं, माशाल्लाह आपका काम देखते हैं और एक अरसे से और बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी बड़ा नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है जो शायद बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। तो वो आज हमारे प्लेटफॉर्म से आप नाज़रीन को बताएंगे। आई एम अ क्वालिफाइड डेंटिस्ट एंड इवन दो कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्वालिफिकेशन मेरी है एज अ डेंटिस्ट। अच्छा नादिया, जो डेंटिस्ट्री है ये तो बहुत महंगा पेशा है। मतलब अगर कभी हल्का सा दांत पे दर्द हो जाए और जाना पड़ जाए तो 1000-2000 रुपये कहीं नहीं गए आपके। तो आपने क्या सोचा कि डेंटिस्ट्री को एक तरफ, क्योंकि आप प्रैक्टिस आप नहीं करती हैं ना, तो डेंटिस्ट्री को एक तरफ रखा जाए और होस्ट मॉडलिंग की तरफ आगे आया जाए? दोनों चीज़ें इकट्ठी होती रहीं साथ साथ में, लेकिन जब काम शुरू हुआ मॉडलिंग का तो उन्हीं दिनों में मेरी शादी भी हो गई थी, तो जिसकी वजह से फिर ज़्यादा फोकस फैमिली की तरफ हो गया। और फिर मैंने सोचा कि चलो डेंटिस्ट्री बाद में हो जाएगी, लेकिन फिर वो करते करते इवेंचुअली वो सैलून में तब्दील हो गया। चलें हम इमेजिन कर लेते हैं कि आप एक मूवी करने जा रही हैं और उस मूवी में आपके साथ अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूं कि ये आपको हीरो मिलेंगे, तो आप किसे पसंद करेंगी? हमजा अली अब्बासी हैं, हुमायूं सईद हैं आपके पास, अली ज़फ़र हैं, और एक और ऑप्शन हम आपको दे देते हैं,
आप खुद ही बता दें कि अच्छा सा, अगर 4 में से कोई एक आप पसंद करना चाहें तो। तो टॉप के होंगे आई गेस, फवाद खान भी आ जाता है उसके अंदर। तो आई थिंक मैं शायद करना चाहूँ आई गेस हमज़ा के साथ। और किसके साथ नहीं करना चाहेंगी? फवाद, हमज़ा, अली ज़फ़र और हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद के साथ नहीं काम करना चाहेंगे। और अगर हम चेंज कर लें, कुछ पॉलिटिशियंस की तरफ आ जाएं, तो आपके पास ऑप्शंस हैं 4। इमरान खान, नवाज शरीफ, फारूक सत्तार या फिर बिलावल। इमरान खान। इमरान खान के साथ। और किसके साथ नहीं करना चाहेंगे? फारूक सत्तार। ओके जी नाज़रीन, तो हमारे साथ मौजूद थी वेरी गॉर्जियस, बहुत प्यारी और स्वीट हार्ट सी नादिया हुसैन। इनसे हमने किए हैं बहुत प्यारी प्यारी बातें, और वो बातें जो शायद कुछ आपको पता होंगी और कुछ नहीं पता होंगी। और मेरी कोशिश ये होगी कि हम अपने हर प्रोग्राम में किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ, किसी पाकिस्तान के चमकते दमकते सितारे के साथ मौजूद हों और उनसे करें उनके दिल की बातें। यकीनन आपको पसंद आई होगी ये गुफ्तगू, और कल भी कुछ ऐसे ही स्पेशल आपके लिए होगा। अलबत्ता पेरिस में फैशन की दुनिया यकजा हो गई है। कोशर वीक में क्या गहमा गहमी चल रही है, इसके लिए रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं आपको। खुशबुओं का शहर फैशन और फनकारों से रंगारंग हो गया। पेरिस में कोशर वीक नित नए फैशन सामने ले आया। कैमरों की चकाचौंध महफिल पर छाई रही। जनूबी अफ्रीका के शहर डर्बन में फैशन का मुनफरिद मुजाहरा हुआ। फनकारों ने अपने अपने सकाफती रंग पेश किए। अजीब और दिलचस्प अंदाज के हैट्स देखने वालों के लिए पुरकशिश थे। और पेरिस ही की एक और शाम हुई एशियाई हसीनाओं के नाम, जिन्होंने नए साल की स्प्रिंग कलेक्शन पेश की। जापानी डिजाइनर केंजो टिकाडा की ये पेशकश यूरोपीय शौकीन में बहुत पसंद की गई। ये तो फैशन की बातें हो गई, लेकिन कभी कभी ऐसी खबरें आ जाती हैं जिस पे हम खुद भी हैरान हो जाते हैं। और अभी जो खबर आई है वो कुछ ऐसी है कि अगर आपको अपनी फसल अच्छी करनी है, अगर आपका जवाब हाँ में है, तो मगरमच्छ से शादी कर लें। मगरमच्छ जिसको सोच कर ही खौफ आ जाए, उससे शादी, या अल्लाह, समझ नहीं आ रहा ना। आइए रिपोर्ट देखते हैं। मैक्सिको के जुनूब में मछेरों की एक बस्ती उस वक्त तवज्जो का मरकज बन गई जब यहाँ मगरमच्छ की अलामती शादी का एहतमाम हुआ। ये शादी यहाँ की सदियों पुरानी रिवायत है, बल्कि शुगून है कि शायद इस तरह फसल खूब होगी, भरपूर होगी, मछलियाँ भी खूब हाथ आएंगी। मगरमच्छ को दुल्हन बनाया गया, बस्ती भर में ढोल बाजे के साथ घुमाया गया और फिर उसे कस्बे के मेयर के साथ ब्याह दिया गया। इस सलामती शादी में मगरमच्छ की खूब आवभगत हुई। प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था आपको कि हमारे पास बहुत सारे सेगमेंट्स हैं आपके लिए, और ये सेगमेंट है दूसरा रुख, जिसमें किसी भी इदारे या किसी भी शख्सियत का हम वो दूसरा पहलू जानने की कोशिश करेंगे जो शायद मुझे, आपको, हमें नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव साइन है। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके बारे में हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इनके दस्तरखान के बारे में हमने बहुत सुना है, लेकिन उनका कुछ और भी काम है और बहुत ही अच्छा आजकल वो काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उस पर हमने रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं आपको। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का दस्तरख्वान तो सड़कों पर लगता सबने देखा है, लेकिन इस इदारे की एक और खासियत है जो शायद आप जानते हो। ये अपना नुमाइश की तरफ दुकान में आग लगी, वहाँ पे प्राइस की तरह देखा किस आग लगी, दुकान का ही गाड़ी मूव करे वहाँ से। यह है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का दूसरा रुख। यानी जो सिंध हुकूमत न कर पाई वो इस वेलफेयर ने कर दिखाया। फायर बाइक पर मुश्तमिल ये फाइटर्स उन गलियों में भी पहुंच जाते हैं जहां फायर ब्रिगेड की बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच पाती। बहुत सी जगहों पे हमने फायर फाइटिंग का काम किया सैलानी की तरफ से। इस फायर बाइक पे हमने बहुत सी ऐसी फर्स्ट स्टेज की आगे बुझाई हैं और इसके साथ साथ हमने फायर ब्रिगेड के साथ तीसरे दर्जे की भी आग बुझाई है। तो हमने बहुत सी ऐसी आगों को बढ़ने से, इस फायर बाइक से काम करके उस आगों को बढ़ने से बचाया है। ये हरी कमीज वालों की फोर्स किसी इलाके तक महदूद नहीं, बल्कि अब ये रजाकार पूरे शहर में किसी भी वक्त
कहीं भी पहुंच सकते हैं। हमारे 5 पॉइंट हैं, एक गोली मार चुरंगी पे, एक अपना खारादर पे, एक नुमाइश पे, एक न्यूटन पे और एक FTC पे। ये हमारी 5 लोकेशन है। जहाँ भी कोई फायर कॉल होती है, हमें जो लोकेशन हमारी करीब लगती है वहाँ से अपनी एक फायर बैग और 2 फायर फाइटर रवाना करते हैं। इस काविश पर समा की जानिब से सिलानी वेलफेयर को सलाम। काश ये काम साईं सरकार करती तो क्या ही अच्छा होता। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम यकीनन आपको पसंद आया होगा और इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका फीडबैक। तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल सेम टाइम सेम प्लेस आपसे होगी मुलाकात और हमारे पास कल कुछ मज़ीद डिफरेंट टॉपिक्स होंगे और तमाम वो खबरें हम ढूंढ कर निकालेंगे जिसकी ज़रूरत है मुझे भी और आपको भी जानने की। इसके अलावा कुछ शख्सियात भी होंगी हमारे साथ। तो कल तक का करना है आपको इंतज़ार। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।